सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फाइनली 3 महीने के फ़ॉलो-अप के बाद आप हमारे चैनल पे आ गए। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ और थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे स्पेशली डिस्कस करनी थी बिकॉज़ बिहार गुंडा-राज पे आपने काफ़ी कुछ बोला हुआ है। बट मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है कि जब हम सिविक सेंस की बात करते हैं और एक तरफ बिहार को बड़े पुअर स्टेट की नज़रों से देखते हैं, ठीक है? बट आप ये देखो कि जितने भी आईएएस, पीसीएस अधिकारी आते हैं, वो सारे दे ऑल कम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। या तो दोनों में ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, वो भले ही सोचने से लगे, हुँ, क्योंकि जो भी कोई एक आईएएस बनता है या लाइफ में कुछ भी करता है, वो उसकी पर्सनल मेहनत है, उसकी पर्सनल ज़िद है, उसका पर्सनल अकम्प्लिशमेंट है। उसमें स्टेट ने कुछ नहीं किया है। तो अगर कोई एक बिहार से व्यक्ति दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में या इसकी तैयारी करता है हुँ। और वो क्रैक कर लेता है, तो उसमें स्टेट थोड़ी बोल सकता है, उसकी गवर्नमेंट थोड़ी बोल सकती है कि ये मेरे कारण बन गया। तो दोनों अलग-अलग है कि स्टेट को आप जैसे देख रहे हैं और इंडिविजुअल को देख रहे हैं। जिन इंडिविजुअल्स को कुछ बनना होता है, करना होता है, वो कहीं से भी कर लेते हैं और ऐसे हमने कितने एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस लाइक बिहार से ज़्यादा है। अगर रही बात स्टेट की, स्टेट और स्टेट की पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन तब तक उस स्टेट से बाहर नहीं जाएगी, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा, वो तो चला जाएगा। लेकिन अगर एक स्टेट में आपको प्रॉपर जॉब मिल पा रही है, प्रॉपर एक डेवलपमेंट मिल पा रहा है, प्रॉपर अगर आप पंजाब और हरियाणा की बात कर लो, जो बंदा हरियाणा में रहा, वो जनरली ट्रैवल तो कर सकता है कि भाई, तुम रोहतक से गुड़गाँव आ गए, ठीक है? या गुड़गाँव से तुम दिल्ली चले गए। चलो दिल्ली सेंटर में आ गया, ठीक है? बट वेरी क्लोज टू बॉर्डर, ठीक है? बिहार एज़ ए स्टेट डेवलपमेंट नहीं है, जिस वजह से लोग आ रहे हैं, ठीक है? एजुकेशन प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिस वजह से लोग मूव ऑन हो रहे हैं। तो मैं इस पे आपका टेक जानना चाह रहा था, व्हाई सो? 70 साल के डिकेड में 34-35 सीएम बदले। जी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। टॉप 5 रीज़न आप मेरे को सॉरी, बताओ। सॉरी, सॉरी, हाँ, 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा कोई नहीं कर दो। टॉप 5 रीज़न आप मेरे को बता सकते हो। करें? हाँ जी। हुँ, तो अगर आप देखेंगे, बहुत सारे हिस्टोरिक रीज़न्स हैं। 3 मैंने अपनी किताब में भी ज़िक्र किए हैं। एक तो जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, हुँ, अब अंग्रेज़ों के समय 3 प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। एक परमानेंट सेटलमेंट जिसको ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं, हुँ, एक रैयतवारी और एक महलवारी। अ, जो साउथ के स्टेट्स थे उसमें रैयतवारी सिस्टम अपनाई गई। रैयतवारी सिस्टम में क्या था कि जो अ, अंग्रेज़ों को टैक्स दिया जाना है, वो जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है उसके साथ लिंक्ड है। हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को इंसेंटिव होता था वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि उनको पता था कि अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा मुझे लगान मिलेगा। तो इस कारण अंग्रेज़ों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया वहाँ के लैंड में, और एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सबका असर आएगा वहाँ के लैंड की प्रोडक्टिविटी पर। तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वहाँ काफ़ी हुआ। लेकिन अगर आप ईस्ट की देखेंगे, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला पूरा रीजन था, ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आता था। परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या था कि लैंड का जो रेवेन्यू है फिक्स था। हुँ, चाहे कितनी भी प्रोडक्टिविटी हो, उतना ही लगान मिलना है अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों के पास कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं था वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। तो अंग्रेज़ों ने इन्वेस्ट नहीं किया, ना लैंड में, ना स्कूल्स में, ना हॉस्पिटल्स में, किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस आया, साउथ में और नॉर्थ रीजन में। दूसरा, अ, जब हम आज़ाद हुए और पहली हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनी, उसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी फ्रेट इक्वलाइज़ेशन पॉलिसी। फ्रीट हाँ, फ्रेट, ओके, फ्रेट मतलब जो माल भाड़ा होता है, कहीं ओके, से कहीं सामान हुँ, पहुँचाने का। तो उसका उद्देश्य ये था कि अ, देश में कहीं भी मिनरल्स हो, अ, वो निकाले कहीं से भी जाए, लेकिन देश में हर जगह समान मूल्य पर उपलब्ध हो। हुँ, तो अगर कोयला झारखंड से भी निकलता है, तो तमिलनाडु में या कर्नाटका में, महाराष्ट्र में उसी दाम पर उपलब्ध हो, ताकि हर जगह इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इक्वली हो पाए, राइट? अब इससे क्या हुआ कि जो एक एडवांटेज हो सकता था, जो मिनरल वाली जगहों को, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को, क्योंकि मिनरल्स वहीं हैं, तो वहीं जनरली इंडस्ट्रीज़ लगने चाहिए। वो एडवांटेज नहीं मिल पाया, क्योंकि फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ लगाने से। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा, इससे अच्छा तो हम पोर्ट्स के किनारे लगा लेंगे अपने इंडस्ट्रीज़, हुँ, क्योंकि उसी मूल्य पर मुझे उपलब्ध है वो मिनरल्स। तो इंडस्ट्रीज़ जो लगने लगे, वो आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में ज़्यादा लगे, और जहाँ एक्चुअली मिनरल्स थे, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा।
वहां पे सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज लगे, कि जैसे आयरन ओर निकल रहा है तो उससे स्टील हम बना रहे हैं, लेकिन स्टील से गाड़ियां नहीं बना रहे, गाड़ियां फिर चेन्नई में बन रही। तो ये पॉलिसी का बहुत नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो पाई, और ये पॉलिसी 1993 तक चलती रही। और इतने वर्षों में क्या हुआ कि एक प्रकार से देश में जो इंडस्ट्रियल हब्स बनने चाहिए थे, वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब में बन गए। और एक बार जहां इंडस्ट्रियल हब बन जाता है तो फिर नई इंडस्ट्रीज भी वहीं आती है। और ये जो पूरे रीजन्स थे जहां पे एक्चुअली मिनरल्स थे, ये पिछड़ गए, इनके पास कोई इंडस्ट्रीज रहे ही नहीं। तो दूसरा प्रॉब्लम वो है, इसके कारण से इंडस्ट्रीज नहीं हुए, जॉब्स नहीं हुए। तीसरा कारण, एक बड़ा कारण बिहार का है, जो जिस पर इनफैक्ट मेरी बुक भी बेस्ड है, वो है 90 से 2005 का पीरियड। एक तो ऑलरेडी बिहार बहुत बुरी स्थिति में था 90 तक, 90, हाँ। और लेकिन 90 से 2005 में जो मिस गवर्नेंस हुआ, वो इतना ज्यादा बुरा था कि 2005 तक हम और भी बुरी स्थिति में चले गए। तो 90 में ऑलरेडी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी, वो देश के पर कैपिटा इनकम के आधे पे थी 1990 में, और 2005 तक वो 1/3 पे चली गई। इतनी ज्यादा हालत खराब है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण बिहार, हमें लगता है कि आज जहां भी है वहां पे वो स्टैंड नहीं करता है। एक स्टेट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो एक स्टेट की जो इनकम होती है वो एक एग्रीकल्चर इनकम होती है, दूसरा उसकी सर्विसेज इनकम होती है, तीसरा अगर आप वहां पे कोई इको जोन बना रहे हैं, लाइक कमर्शियल जोन बना रहे हैं, तो वो होता है। बिहार में एग्रीकल्चर इनकम भी उतनी नहीं है, जबकि लैंड वहां पे बहुत सारी है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? दूसरा, कि स्टेट को ब्रिटिश के समय पे जो चलता था, भत्ता था, उस समय पे जो चार्जेस थे जो किसानों को पे करने होते थे, क्या वही चीज लालू प्रसाद यादव ने अंडर रखी, सेम उसी ब्रिटिश राज को लेके, कि वहां की जनता को एक बाहुबली बन के कमांड देते थे? तो पहला, एग्रीकल्चर इनकम लो होने का रीजन है कि एक तो आप देखेंगे जो आजादी के बाद हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज आया, उस फेज में जो फोकस एरिया हमारा था, वो आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का बेल्ट था। और वहाँ की प्रोडक्टिविटी उसके कारण बढ़ी, आप देखेंगे। जबकि जो ईस्ट पार्ट था, चाहे आप यूपी ले, बिहार ले, वेस्ट बंगाल ले, उससे अछूता रह गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से। पहला दिक्कत वहां पे आई। दूसरा, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है बिहार में, राइट? तो पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हो जाती है। अ, पिछले जनरेशन के पास अगर वो 5 बीघा जमीन थी, फिर 2 बेटे हुए तो 2.5 बीघा हो गई, फिर उसके 2 बेटे हुए तो 1.25 बीघा हो गई। तो ऐसे करते करते अभी की जो जमीनें आप देखेंगे, वो इतने छोटे साइजेस की है कि उस पर किसी प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं होती है। इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। आपको कभी भी एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। उसके लिए एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, चाहे वो सीड्स में देखें, फर्टिलाइजर्स में देखें, मशीन्स में देखें, हर चीज में। उस इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आपको क्रिटिकल लैंड मास चाहिए होगा, कम से कम इतना बड़ा खेत हो, इतनी प्रोडक्टिविटी हो, तब तो कोई इतना लगाए। अब अगर खेत ही मेरा 1 बीघा है तो मैं मशीन से फार्मिंग कैसे करूंगा? उसमें पॉसिबल ही नहीं। तो इस कारण से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत छोटी हो गई। अब वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड एग्रीकल्चर है। कहीं भी आपको बिहार में बहुत मेजर कमर्शियल फार्मिंग नहीं दिखेगी, पंजाब में आपको दिखेगी जबकि वो, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स पड़ी हैं अभी भी। काफी मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है वहां। तो इसलिए फार्मिंग की भी जो इनकम है वो काफी छोटी रहेगी, पहला। दूसरा, इंडस्ट्रीज जैसे मैंने बताया लगे नहीं, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ी रीजन थी। और उसके बाद कभी भी लॉ एंड ऑर्डर या बाकी फैक्टर्स भी आप बोले उस प्रकार के हो नहीं पाए। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, कोई पोर्ट्स पे नहीं है। तो वो सारे फैक्टर्स भी थे, गवर्नमेंट ने कभी उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया कि वो एक इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाया। जो भी इंडस्ट्रीज लगी वो गवर्नमेंट ने भले ही वहां पे लगा दिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कभी आके वहां पे कोई ऐसा नहीं कहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो वो भी वहां पे नहीं लग पाई। और इन सारे फैक्टर्स के कारण लॉ एंड ऑर्डर, फिर एजुकेशन की भी हालत बुरी रही। तो सर्विसेज सेक्टर को भी एक जो बूम करना होगा वो नहीं कर पाएगा। बट मैंने ये लाइन कहीं पे पढ़ी थी कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एक बाहुबली का टैग भी उनको मिला हुआ है। उस समय के टॉप 4-5 बाहुबली हुआ करते थे। आपको लगता है कि बिहार की जो आज स्थिति है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से, या अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर लालू प्रसाद यादव नहीं रहते इतने डिकेड तक बिहार में, तो बिहार आज कल से कहीं हो जाता?
एक बड़ा रीजन बोल सकते हैं, अगेन जैसा मैंने कहा 90 तक ऑलरेडी बिहार की हालत खराब थी और उस पॉइंट पे आपको चाहिए था कोई एक ऐसा नेता जो उस गर्त से आपको बाहर निकाल के आ पाए, खास करके बिकॉज 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ देश में और देश की इकोनॉमी खोल दी गई और देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ने 91 के बाद बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया। गुजरात का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी 91 के बाद बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया उसने। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले से भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइज था लेकिन स्पेशली 91 के बाद प्रोग्रेस बहुत फास्ट हुआ। तो उस जंक्चर पे अगर कोई एक ऐसा नेता आता जो एक्चुअली फोकस कर पाता इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बेसिक सर्विसेज पे, तो मुझे लगता है कि शायद बिहार कैचअप कर पाता दूसरे स्टेट से, मे बी शायद सबसे डेवलप्ड नहीं होता लेकिन टॉप कुछ राज्यों में तो आ सकता था। उसके बजाय हमें एक चीफ मिनिस्टर मिला जिसने इंडस्ट्रियल, सॉरी सब बात तो छोड़ ही दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति कर दी, पूरे राज्य को एकदम कास्ट वायलेंस में झोंक दिया, जातीय नरसंहार शुरू हो गए, बहुत सारे नरसंहार हुए जिसमें पूरे पूरे गांव साफ कर दिए गए। कौन से का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कौन से हुए? बहुत सारे नरसंहार हुए। आप देखिए 1992 में गया के का एक गांव है बारा, वहां से नरसंहार बोल सकते हैं कि 90 के दशक के नरसंहार शुरू, उसके पहले भी हुए थे कांड, उसके पहले भी हो चुके थे लेकिन एकदम सीक्वेंशियल अगर आप बोलेंगे तो 92 से 2000 के बीच में। और 12 से जब वो शुरू हुआ तो 2000 तक करीब करीब 60 ऐसे मैसेकर्स हुए, 60, राइट। और इन 60 मैसेकर्स में सैकड़ों लोग मारे गए और मैसेकर्स में होता ये था कि जातीय सेनाएं होती थी, तो हर कास्ट के अपने अपने आर्मीज, राइट। राजपूत की अपनी सनलाइट सेना है, भूमिहारों की अपनी रणवीर सेना है, यादवों की अपनी एक सेना है, कुर्मियों की लोरिक सेना है, तो सबकी अपनी अपनी जातीय सेनाएं हैं। उसके बाद से एमसीसी जो लेफ्ट नक्सलाइट्स थे वो थे और ये सब कास्ट लाइंस पे डिवाइडेड थे। तो अक्सर क्या होता था कि अगर एमसीसी अगड़ी जाति के किसी गांव को रात में चारों तरफ से घेर लेगी और रात में घुस के वहां पे जितने भी उसके वहां पे यंग मेल मेंबर्स हैं, मर्द हैं, सबको मार डालेगी। और फिर उसके रेट्रीब्यूशन में जो अगड़ी जाति की सेना है वो किसी एक ऐसी बस्ती में जाएगी जहां एमसीसी के समर्थक है, उस गांव को घेर कर फिर वहां के सारे लोगों को वो मार डालेगी। तो ऐसे सैकड़ों हत्याएं हुई और स्टेट इसमें कभी भी कोशिश नहीं की, एक बार भी कोशिश नहीं की कि किसी प्रकार से इन हत्याओं को रोका जाए। जो कास्ट वायलेंस है, इनफैक्ट लालू ने बार बार इस प्रकार के बयान दिए, इस प्रकार के भाषण दिए, जिससे ये जो कास्ट डिवाइड ऑलरेडी था सोसाइटी में वो और गहरे होते गए, क्योंकि उनका पूरा पॉलिटिक्स ही इस पे बेस्ड था कि मैं अगर अगड़ी जातियों को अलग करूंगा, अगड़ी जातियों को अलग कर दूंगा, अगड़ी जातियां मुझे गाली देंगी तो पिछड़ी जातियां मेरे साथ हो जाएंगी, तो पोलराइजेशन होगा। और उस पोलराइजेशन का सहारा लेके वो 15 सालों तक सत्ता में बने रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति थी, ऐसे ऐसे क्राइम के इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए, किडनैपिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, पेपर लीक अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक, ट्रेन रॉबरीज, रोड रॉबरीज, ऐसा नहीं है कि एक आध दो चार कहीं होगा, सब ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज बन गए थे। और ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के टाइम पे ही सारी चीजें चल रही थी। फिर से ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पहले क्राइम नहीं थे, उसके बाद भी क्राइम हुआ, क्राइम बिल्कुल था, पहले भी था, बाद में भी हुआ। उस समय क्राइम ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ले लिया, तो क्राइम को संरक्षण प्राप्त था सीएम हाउस से। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें किडनैपिंग्स हुई है और किडनैपिंग का फिर फाइनल जो डील हुआ है वो सीएम हाउस पे हुआ है। कोई ऐसा केस बहुत सारे ऐसे केस है, बताइए। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट एक केस आपको बताता हूँ, पटना के एक डॉक्टर का, काफी चर्चित डॉक्टर थे। एक बार उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी स्टीम, और जब उन्होंने गाड़ी खरीदी तो कुछ लोगों को पता चला, तो लोग आए और उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमने पता चला है कि आपने एक गाड़ी खरीदी है, तो हम थोड़ा एक टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए, जान पहचान के लोग थे। तो वो उनकी गाड़ी लेते गए। अभी जो डॉक्टर साहब थे काफी फेमस थे, उनके 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 जो दामाद खुद थे एक आईपीएस ऑफिसर थे। गाड़ी ले तो गए लेकिन 2 घंटे 4 घंटे बाद गाड़ी वापस ही नहीं आई, तो डॉक्टर साहब परेशान होने लगे। शाम तक गाड़ी वापस नहीं आई तो डॉक्टर साहब ने फिर अपने दामाद को बताया, फिर पुलिस महकमे में और लोगों को पता चला, लेकिन पुलिस उस समय नॉन एग्जिस्टेंट थी, पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो सबने यही कहा कि और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अगर आपको इसका समाधान चाहिए तो आपको लालू जी के पास जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने ऑफर किया कि हम आपको चलिए लालू जी से मिलवा देंगे, वहां पे लालू जी के सामने अपनी व्यथा रखिएगा। दूसरे दिन डॉक्टर साहब अपने कुछ मित्रों के साथ गए लालू जी के यहाँ, और गेट से जैसे ही वो घुस रहे थे लालू जी के दलान पे मिलने के लिए उनसे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहीं पे लगी हुई है पोर्श, राइट।
और वो लालू जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि लालू जी वो जो गाड़ी है वो हमारी गाड़ी है जो लगी हुई है। तो लालू जी ने कहा अच्छा आपकी गाड़ी है तो लेते जाइए, ये लड़का लोग बहुत मेहनत किया है तो इनको 3 लाख रुपए दे दीजिए। तो अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए डॉक्टर साहब को 3 लाख रुपए देने वाले जो अपनी गाड़ी ले गए। और ये कैसे नहीं, इनफैक्ट जो उनके साले रहे हैं, लालू यादव के साले और राबड़ी यादव के अपने भाई साधु और सुभाष यादव, उनका अपना आतंक था उस समय। और चूंकि अब वो अलग हो चुके हैं, अब अनबन है आपस में, तो अभी हाल के दिनों में साधु यादव ने एक बयान दिया प्रेस को, उसमें उन्होंने कहा कि जितनी किडनैपिंग होती थी सबका सबका फाइनल डील तो सीएम हाउस में होता था। वो खुद बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा वैलिडेशन क्या होगा? बट इस वैलिडेशन के बाद जब लालू प्रसाद यादव को जेल भी हुई थी, ठीक है, अभी तो खैर लेटेस्ट मुद्दा ये चल रहा है कि अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिहार इलेक्शन अभी आए आ रहे हैं नवंबर में। हाँ, अक्टूबर में। क्या है आपका टेक? क्या इस मोमेंट के बाद ये सिंपैथी जाएगी? और क्या अगर लालू प्रसाद यादव अगर दोबारा से एज ए सीएम या एज ए गद्दी या एज ए गुंडा राज वापस से संभालते हैं, तो जो स्टेट की हालत आज है वो ही रहने वाली है, उससे ही बदतर होने वाली है। तो हम्म, जो अभी इंसिडेंट हुआ है, और हाँ लालू जी ने उनको बाहर निकाला अपने, तो लालू जी के 2 बेटे हैं, ये जिनको निकाला उन्होंने वो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप तेज यादव, प्रताप। और दूसरे छोटे बेटे हैं जो उनकी पार्टी के एक तरह से सर्वे सर्वा हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी है, तेजस्वी यादव। ये जो बेटे को निकाला है, मुझे पॉलिटिकल स्टंट लगता है, क्योंकि जो भी घटना सामने आई है वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें उन्हें पता नहीं था पहले से। बस हुआ ये है कि अब वो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई है। तो अब देखेंगे तेज प्रताप यादव, अगर आपने उनको फॉलो किया है तो थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर है। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हाँ। तो दोनों बेटे पढ़े लिखे भी नहीं है, और 2015 में पहली बार ये दोनों इलेक्शन लड़े, जीते, और जीतने के साथ जो छोटा बेटा है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और ये बड़ा बेटा इनको एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाया गया, जो तेज प्रताप यादव जब एनवायरमेंट मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि पोल्यूशन कम करने के लिए हम अब घुड़सवारी को प्रमोट करेंगे, कि घोड़े पे अब चलेंगे लोग। और इस प्रकार के उनके बयान आते थे। फिर कभी कृष्ण बन जाएं, कभी राधा बन जाएं, कभी शिव बन जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, कभी पायलट बन जाते हैं। अब इनफैक्ट जब पहलगाम के बाद यू नो कंडीशंस वैसे थे, उन्होंने बोला था ना कि आर्मी से गुजारिश कर रहे हैं, मेरे को फाइटर जेट दे दो। फाइटर करते तो और एक उन्होंने पोस्ट भी कर दिया ऐसे कुछ फोटोज हाँ हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आया था। और वो जो फोटोज था उसमें लिखा हुआ था टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस और उसको वो पायलट का लाइसेंस बता रहे हैं। तो उस तरह के कैरेक्टर है। अब इन तेज प्रताप की शादी की गई 2017 में। बिहार के ये पूर्व सीएम रहे हैं दरोगा राय, यादव जाति से ही आते हैं, उन्हीं की जाति से। दरोगा राय की पोती से, दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय भी लालू जी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे 90 के दशक में। चंद्रिका राय की बेटी है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या से शादी की गई 2017 या 2018 में। फिर बहुत ड्रामा हुआ। ऐश्वर्या ने एलिगेशंस लगाए कि उनको मारा पीटा गया है घर के अंदर, राबड़ी देवी के द्वारा, तेज प्रताप के द्वारा, खाना नहीं दिया गया है, बाल खींचकर बाहर निकाल दिया गया है, तेज प्रताप ड्रग्स लेते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे एलिगेशंस हुए। फिर दोनों सेपरेट हो गए। अब सेपरेशन का केस चल रहा है। अब इन सबके बीच प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो 2-3 दिन पहले उन्होंने पोस्ट डाला कि ये लड़की है अनुष्का यादव, इसके साथ में 12 सालों से रिलेशनशिप में हूँ और सबको बताना चाहता हूँ। क्या सबको प्रॉब्लम यही हुई कि अगर आप इस लड़की के साथ 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए, तो उस लड़की के साथ, फैक्ट। और फिर उसकी आपने जिंदगी क्यों बर्बाद करी। अ, अब ये पहले उन्होंने पोस्ट डाला, फिर वो पोस्ट डिलीट किया, फिर पोस्ट डाला, फिर उन्होंने कहा कि एआई से कुछ हो गया था, हैक हो गया ये हो। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हो तुम। लेकिन ये तो सबको दिख गया, कुछ फोटोज लीक हो गए, वीडियो लीक हो गया है। एक वीडियो लीक हुआ जो उनकी शादी का वीडियो इस लड़की के साथ, अनुष्का यादव के साथ। तो सबने कहा कि जब तुम्हारी एक शादी ऑलरेडी हो रखी थी तो फिर से शादी कैसे कर सकते। इसके बीच एक तीसरी लड़की का नाम सामने आने लगा, एक निशु सिन्हा करके। कहा जाने लगा कि अभी वो मालदीव्स में तेज प्रताप जो थे वो ये अनुष्का के साथ नहीं थे, वो निशु सिन्हा के साथ थे, और इसलिए रिवेंज में अनुष्का ने ये सारे फोटोज और वीडियोस लीक कर दी। और ये फैक्ट्स हैं। और इनफैक्ट आप अगेन फिर से साधु यादव का एक इंटरव्यू देखेंगे तो कुछ महीनों पहले उन्होंने ये पूरा बताया था कि पटना में हर किसी को पता है। तो उनकी फैमिली को डेफिनेटली ये पता था, अनुष्का यादव के बारे में भी, निशु सिन्हा के बारे में भी, बहुत लोगों को पता है ये। मतलब पटना में आप किसी भी थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर से पूछेंगे तो पता है उनको। तो अगर उनको कोई भी ऐसा फैसला लेना ही था लालू जी को एकदम नैतिक मूल्य और ये सब के कारण, तो तभी ले सकते थे।
ये लेने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी जब वो पब्लिक हो गया? तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन आ गई, इसलिए अब आप दिखावा करके बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि जब तक पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं था आपके घर में ये सब चल रहा था। और मुझे लगता है कि एक तरह से अब चूंकि परिवार की इमेज को, पार्टी की इमेज को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अ, जिस परिवार की बेटी को आपने घर बुलाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की, वो भी एक आदत परिवार से ही आती है। तो अगर आप ये भी कहते हैं कि मैं समाज से आता हूँ और समाज का हित चिंतक हूँ, तो एक सामने एग्जाम्पल दिख रहा है ना सामने। कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा ऐश्वर्या, जो लड़की है ने, उसने बताया कि अगर ऐसा कुछ था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टंट है। कोई नैतिक मूल्य अगर उस परिवार में होता तो इतने सारे घोटाले, इतने सारी चीजें कर रखी है उस परिवार ने। लालू खुद कन्विक्टेड है, खुद जेल में रहे हुए हैं, बेल पे बाहर है। तो सबसे पहले उनको खुद अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अगर इतना ही नैतिक मूल्य है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कि अगर कन्विक्टेड है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ केस चल रहा है, वो सजा हो रखी है चारा घोटाला। चारा घोटाले में, और एक नहीं चार चार केस में, चारा घोटाले के चार चार केस में उनको सजा हो रखी है। तो किस नैतिक मूल्य की और किस हिसाब से बात करते हैं वो? आज की स्थिति यही है कि बिहार में अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक कर पाता है तो उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है। ये सैड पार्ट है। उसको पलायन करना पड़ता है छोटी से छोटी नौकरी के लिए। एक गार्ड की नौकरी के लिए भी उसको दिल्ली या बॉम्बे या कहीं जाना पड़ता है। 10,000 12,000 की मजदूरी करने के लिए भी कहीं और जाना पड़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और है कि बिहारी इमेज, आप दिल्ली आओ, पंजाब आओ, हरियाणा जाओ, कहीं भी जाओ, जो एक इमेज है कि अरे बिहारी है, आई वॉन्ट कि वो इमेज चेंज हो, उनको भी सेम तरीके से देखा जाए जी। कि बिहारी को ऐसे बिहारी ना बोला जाए, अबे चल बे बिहारी। हम्म। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे। तो जो एक बिहारी की इमेज है, क्या वो आने वाले टाइम पे चेंज होगी? काफी हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 20 साल पहले की बात बताता हूँ। अगेन, मैं खुद दिल्ली पहली बार आया था, 2004 की बात होगी। एंड आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ दिस। मतलब मैं जेई की कोचिंग करने आया था, 18 साल की उम्र होगी मेरी। मैंने फेस किया, बसेस में कंडक्टर्स बोल देते थे वो बिहारी है क्या, इस तरह से। तो ड्राइवर्स कोई भी बोल देता था। अब मैं थोड़ा कम होते हुए देखता हूँ, शायद कुछ सेगमेंट्स में अभी भी होता है। मुझे पता है कि जो खास करके जो वर्कर क्लास है, मजदूरों के साथ अभी भी वही ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन बहुत हद तक बहुत चेंज आया, लेकिन बहुत चेंज आने की और जरूरत है। वो तभी आएगा जब आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या होता है कि बिहारी मजदूरों को बहुत डिस्पोजेबल माना जाता है कि यार कितना भी पैसा दे दो काम कर ही लेगा, कैसे भी ट्रेड कर दो रही जाएगा। तो सिंस वो सप्लाई इतना ज्यादा है, इसलिए वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो बिहार से ही अगर कोई एक बहुत अच्छा इंजीनियर निकल के आया, डॉक्टर निकल गया, तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि उसके काम की वैल्यू है। राइट? वहां से जो सीईओस निकल के आते हैं, उनके बॉम्बे में, दिल्ली में, यूएस में वैल्यू होती है, क्योंकि उनके काम की बहुत वैल्यू है। तो हम एज अ क्या सप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, या जो लोग जा रहे हैं वो क्या वैल्यू लेके जा रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जब तक ये ओवर सप्लाई हम करते रहेंगे, जब तक दूसरे स्टेट्स हमको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, अरे कुछ नहीं हो, बिहार से 500 मजदूर लेते हो, कैसे भी रखोगे रह जाएंगे, कैसे भी ट्रीट करो रह जाएंगे, जब तक वो रहेगा तब तक सही ट्रीट नहीं करेंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम उस लेवल के जॉब्स के लिए, जो मीनियल जॉब्स है या वर्किंग क्लास जॉब्स, वो वहीं पे क्रिएट की जाए। उसके लिए लोगों को पलायन ना करना पड़े। तब फिर आप देखेंगे, इनफैक्ट आप कोविड के दौरान देख लीजिए, एक छोटा सा ग्लिम्स आया था क्या। कोविड के दौरान सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो सारे मजदूर वापस अपने अपने घर चले गए थे, बहुत हार्डशिप्स हुई थी। फिर जैसे ही कोविड के बाद फैक्ट्रीज खुलना स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान होगा, यही सारी कंपनीज ने फ्लाइट से वर्कर्स को बुलाया था अपने यहाँ काम करने के लिए। टिकट्स दे दे के बुलाया था, 5-5 हजार ले लो, ट्रेन से आ जाओ, बस से आ जाओ, बसें भेजी लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत थी। तो वो जब तक नहीं होगा ना, जब तक उनको जरूरत फील नहीं होगी, आपने अभी ओवर सप्लाई कर दिया लेबर का, और इसलिए डिसरिस्पेक्ट होता है। ब्रोकन प्रोमिसेस क्यों टाइटल दिया? तो जो बुक का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे वो यही है कि उसमें बिहार की थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस की गई है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या उसको ट्रेस किया गया है, और मेजर फोकस है 90 से 2005 के पीरियड पे। 90 से 2005। हाँ, लालू जी के जो ईयर्स थे। तो ब्रोकन प्रोमिसेस इसलिए मैंने नाम रखा क्योंकि 90 में जब लालू जी सत्ता में आए एज अ चीफ मिनिस्टर, तो जिस प्रकार के वादे उन्होंने किए और जिस प्रकार का एक सब में होप आया कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो
पिछड़े समाज से आया है, जो बहुत गरीब परिवार से आया है, जो हम सबका कष्ट समझता है, जानता है। तो और जिस प्रकार के उन्होंने भाषण ऐसे दिए कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, अब असल लोकतंत्र हम लोग मिलके बनाएँगे। तो सबके दिल में एक आस जगी कि अब ये बंदा आया है, ये बिहार की किस्मत को बदल देगा। अब ये हमें कहीं ऐसी जगह ले जाएगा, जहाँ बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा था, वहाँ हमें लेके जाएगा। और अगले 15 साल जो हुआ एक्चुअली वो एकदम उसके उलट हो गया। बिहार गर्त में था और भी गर्त में चला गया। क्योंकि सारा भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही कर लिया ना। कर दिया। तो इसीलिए मैंने जो सबसे एप्ट टाइटल मुझे सूझा इस बुक के लिए वो ब्रोकन प्रोमिसेस था। आपको इसके ऊपर किसी ने कुछ बोला नहीं कुछ? बोला बहुत लोगों ने, बट क्या है कि बुक को मैंने बहुत फैक्चुअल रखा है। उसके एक-एक उसमें इंसिडेंट जो है या एक-एक उसमें नंबर्स, डेटा जो भी मैंने डाला है, वो सब के रेफरेंसेस हैं। तो कोई भी सिर्फ कहा-सुनी या मेरे मन की कल्पना नहीं है। तो इसलिए फिर किसी के बोलने का कुछ रहता नहीं है, क्योंकि आप डिबेट तो तब करोगे ना जब मैंने कुछ गलत लिखा हो। मैंने तो रेफरेंस के साथ डाला हुआ है हर चीज़। तो इसीलिए कोई फैक्चुअली उस पे नहीं आ पाता है। अदरवाइज़ आए हैं, कॉल्स आए हैं, बातें हुई हैं, बट आई हैव बीन वेरी क्लियर कि मैंने वही लिखा है जो पब्लिक डोमेन में है, जो प्रूवन है। तो उसमें लिखने में तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार हिस्ट्री के टॉप 2 और टॉप 3 कौन से ऐसे डार्केस्ट फेस जो आपको लगता है कि यार दीज आर द डार्केस्ट क्राइम ऑफ बिहार? 90 के दशक में ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हुए। 90 के दशक में क्राइम्स आप देखेंगे तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। किसने? भीड़ ने ओके। हाँ, ये किसी भी और स्टेट में आप कभी सोच नहीं सकते हैं। किसी भी और जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही पीट-पीट कर लोग मार डाले। 90 के दशक में जो अ, लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु और सुभाष यादव हैं, उन पर बहुत सारे ग्रेव चार्जेस लगे। साधु यादव पर एक लड़की शिल्पी जैन और उसका बॉयफ्रेंड गौतम, अ, उसके रेप और हत्या के चार्जेस लगे। वो कांड बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ पटना में। साधु यादव बहुत हद तक बिलीव किया जाता है कि उसमें इन्वॉल्व थे। बाद में साधु यादव से सीबीआई ने जब उनका डीएनए सैंपल माँगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया इनफैक्ट। अ, एक और केस है चंपा विश्वास का, रेप केस। चंपा विश्वास एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बीवी विश्वास की पत्नी थी और उनका 3-4 वर्षों तक लगातार रेप किया गया। आरजेडी जो लालू जी की पार्टी है, उसकी एक नेत्री थी हेमलता यादव, उनके बेटे मृत्युंजय यादव के द्वारा वर्षों तक रेप किया गया उस लेडी का, चंपा विश्वास का। और उसके पति दर-दर भटकते रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर भटकते रहे, गवर्नर तक गए, डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला, सब कर लिया। बट कभी भी कोई सेंटर से कभी कोई हेल्प नहीं होती थी अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो? बिल्कुल, अच्छा सवाल है। तो सेंटर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। सेंटर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है, यार क्या कर रहे हो? कोई मदद चाहिए मेरी, सेंट्रल फोर्सेस की मदद चाहिए। जब तक स्टेट बोलेगा नहीं मुझे सेंट्रल फोर्सेस की मदद नहीं चाहिए, सेंटर ज़बरदस्ती नहीं भेज सकती है। वर्स्ट केस में सेंटर क्या कर सकती है कि सेंटर कैन से कि देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट बियॉन्ड रिपेयर, राइट? तो उस केस में वो धारा 356 का हम उपयोग करते हैं, जो प्रेसिडेंट्स रूल का करते हैं। एकदम एक्सट्रीम केस में कि चूँकि राज्य सरकार अब इसको सँभालने के हाथ में नहीं। तो वो भी एक बार उपयोग हुआ। इनफैक्ट बिहार में 1999 में जब ये जो जातीय मैसेकर्स थे, नरसंहार, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार ने, राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। लगातार 15 दिनों के अंदर 3 नरसंहार हो गए। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सँभालने के काबिल ही नहीं है अब तो। इसके यहाँ नरसंहार ऐसे हो रहे हैं जैसे अ, लेकिन उस समय क्या हुआ कि अ अ, सदन में इसको पारित करने के लिए राज्यसभा में इसको पारित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, क्योंकि भाजपा के पास, एनडीए के पास अपना बहुमत था नहीं राज्यसभा में। कांग्रेस राजद के साथ खुद सरकार में थी बिहार, तो कांग्रेस ने इस बिल को समर्थन देने से इनकार कर दिया और राबड़ी देवी की सरकार वापस बहाल हो गई वहां पे। और जैसी उनकी सरकार बहाल हुई, एक हफ्ते के अंदर फिर से एक नरसंहार होते हैं। तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती इन केसेस में। बहुत सारी मूवीज मैंने देखी है, बहुत सारी मूवीज में ना बिहार का एक क्राइम वाला पार्ट दिखाते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट दिखाते हैं, एक गुंडा राज वाला पार्ट दिखाते हैं।
लेकिन उस पार्ट में एक चीज कॉमन रहती है। अब ये बताना रियलिटी में था ये नहीं था कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो डरता था बिहार में पोस्टिंग देने से। ये सच है। बहुत हद तक सच है। देखिए, बिहार में जब लालू जी का राज आया, और तो बाहुबलियों का राज था बेसिकली, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ था नहीं। और जितने एरियाज थे बिहार में वो बांट दिए गए थे बाहुबलियों में, कि जैसे शहाबुद्दीन है तो जो सिवान है उस एरिया को शहाबुद्दीन ही देखेंगे। तो वहां पे वो एक तरह से राजा हो जाते थे। तो वहां पे अगर वहां का डीएम और एसपी कुछ करेगा भी तो शहाबुद्दीन से पूछ के करेगा या बता के करेगा, वो खुद से फैसले नहीं ले सकता। और अगर लालू जी को फोन भी करना हो तो शहाबुद्दीन को करेंगे फोन, कि शहाबुद्दीन यहाँ पे ये देख। वो डीएम एसपी समझ लीजिए आप उसके अधीन है एक तरह से। तो बिहार में इस दौर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, तो कुछ ब्यूरोक्रेट तो उन्होंने देख लिया कि मेरा काम तभी चलना है जब मैं लालू जी के साथ हो जाऊं, तो उन्होंने तुरंत सत्ता का हाथ पकड़ लिया कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। कुछ ब्यूरोक्रेट थे जो उनको लगा कि मैं इस सिस्टम में तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो उन सब ने सेंट्रल डिप्यूटेशन का रिक्वेस्ट होता है, सेंट्रल डिप्यूटेशन का रिक्वेस्ट डाल दी। इनफैक्ट एक डेटा है 1991-92 का, करीब 60% जो वहां के आईएएस ऑफिसर्स थे उन्होंने सेंट्रल डिप्यूटेशन के रिक्वेस्ट डाल दिए थे बिहार के, कि बिहार में हम लोग नहीं काम कर पाएंगे। और कुछ वैसे नेता, कुछ वैसे ब्यूरोक्रेट्स जो वहां फिर भी रह गए, सेंट्रल डिप्यूटेशन नहीं मिल पाया, उस प्रकार से झुक नहीं पाया, तो उनको फिर ऐसे पोस्टिंग्स में डाल दिया जाता था जिसका कोई वजूद ही नहीं है। कभी 1990 से 2005 के दशक में कोई ऐसा अधिकारी आया जिसने लालू के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई हो? छोटे छोटे फेजेस में आपको दिखेंगे वैसे, लेकिन ऐसे बहुत मेजर स्केल पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एक छोटा सा भी डिसीजन ऐसा लेने जाए जो लगे कि सरकार के खिलाफ है, तो उसको तुरंत एक ऐसी पोस्टिंग में भेज दिया जाता था जिसे जहां जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो पोस्टिंग ही उसकी होनी थी उन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे या जिलों में, जो सब सरकार के आदमी, या सरकार जो भी बोले या वहां के बाहुबली जो भी बोले उसको फॉलो करे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जब बिहार में 1995 के चुनाव होने थे, राइट, और चुनाव जब होते थे तो बिहार में 90 का दशक में मतलब बूथ लूटना इतनी आम बात थी कि शायद ही कोई बूथ हो जिसपे बहुत फेयर इलेक्शन होता हो। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। तो टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और टीएन सेशन चाहते थे कि बिहार में किसी प्रकार से थोड़ा साफ सुथरा चुनाव हो जाए। और बिहार में चुनाव कराने के लिए और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ी। उनको पंजाब से कमांडोज बुलाने पड़े बिहार में चुनाव करवाने के लिए। 4 बार चुनाव को उनको पोस्टपोन करना पड़ा। डेट्स अनाउंस किए, पोस्टपोन किए, अनाउंस किए, पोस्टपोन किए, अनाउंस किए, पोस्टपोन किए। जब उन्होंने चुनाव करा भी दिए तो इतनी जगह बूथ लूट हुई, कितनी जगह काउंटर माइंड कराना पड़ा, री इलेक्शन करवाने पड़े। लालू यादव का कोर्ट है इनफैक्ट उसमें सेशन के खिलाफ, टीएन सेशन के खिलाफ, कि टीएन सेशन अपने आप को समझता क्या है, पगला साड़ की तरह घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हम इसको खूंटे से बांध देंगे रस्सी में। तो इस प्रकार के उनके कोर्ट्स हैं लालू जी के। तो कोई भी ऑफिसर कहीं भी अगर कोई भी ऐसा कदम करने जाए जो सरकार के खिलाफ है, इन्होंने जो कह दिया वो ना कर रहा हो, तो हटा दिया जाएगा। एक मैंने बुक में एग्जांपल्स कोट किए हैं। एक एसरी सेक्रेटरी थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, तो उनको हाई कोर्ट से एक आदेश दिया गया कि एक रोपवे प्रोजेक्ट था राजगीर में, कि उस रोपवे प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर कंपनी को, एक सर्टेन एजेंसी को अलॉट करना है। हाई कोर्ट का आदेश था। अ, अब राजद के 2 नेता थे, इनके पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको अलॉट नहीं करना, आप इसको किसी तरह से डिली डाली करते रहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हाँ ठीक है। सबसे पहले उन व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया एक ऐसे पोजीशन पे, जहां पे जो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बेसिकली, जिसके लिए ना कुर्सी थी, ना रूम था, ना कुछ था। उनकी रिपोर्टिंग जो करा दी गई उनके जूनियर ऑफिसर को करा दी गई। और जो उनका पोजीशन था उसके लिए ना सैलरी के लिए कोई प्रोविजंस थे वहां के बजट में या कुछ भी। तो इसके खिलाफ वो ट्राइब्यूनल में गए, तो ट्राइब्यूनल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि यार ये तो गलत है, आप इनको बहाल कीजिए वापस से, इनके वापस सेक्रेटरी वाले पोस्ट पे, टूरिज्म वाले पोस्ट पर। सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने फिर बार बार, वो हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने फिर कहा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, उनको वहीं रहने दिया इनफैक्ट। तो ऑफिसर्स भी देखते हैं ना कि क्या हो सकता है बात नहीं मानने की सजा, तो भी चुपचाप से शांत हो जाते हैं। जब भी इलेक्शंस की बात आती है, अभी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में उस समय पे किडनैपिंग, मर्डरिंग, ड्रगिंग, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इलेक्शन के टाइम।
सेम ही आप देखो कि किसी भी स्टेट में देख लो, पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो, जैसे हरियाणा में हुए थे अभी 2 साल पहले नू, और इधर बहुत सारे झगड़े हुए थे। ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन कभी पीसफुली क्यों नहीं हो सकता? 90 से 2005 का दशक कैसा था, उसके बाद कुछ चेंज हुआ है? तो दो चीजें हैं, एक तो है लीडिंग अप टू इलेक्शन इंसिडेंट्स कुछ हो सकते हैं, और एक है इलेक्शन के दौरान वायलेंस, जो इलेक्टोरल वायलेंस बोलते हैं। तो जब तक बैलेट बॉक्सेस थे, आप इलेक्टोरल वायलेंस बहुत ज्यादा देखेंगे। क्यों? क्योंकि आसान होता था बूथ लूटना। अब क्या है, बैलेट पेपर, इस पे मुहर मारना है, कोई भी मार सकता है। जो जैसा मूवी में दिखाते थे ना। करेक्ट। हाँ। तो कोई भी मार सकता है, बैलेट पेपर सारे निकाल लिए, अपने मुहर मार दिया, डाल दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसे ही खराब थी। और बूथ लूट के क्या सीएम हाउस लेके जाते थे? लाइक मतलब नहीं, लालू वहीं पे यादव। डाल दिया ना। मान हाँ। लीजिए अब बैलेट है, इसमें अगर 500 बैलेट है मेरे पास, वोट डलने हैं, तो जितने वोटर सबको हमने भगा दिया कि तुम लोग घर जाओ, हमने मार लेंगे। और शांति से वहीं बैठ के एक ही कैंडिडेट को 500 हमने वोट डाल दिए, बैलेट बॉक्स में जाती है, कहा तुम ले जाओ। और जो भी वहाँ चुनाव अधिकारी है और सिक्योरिटी वाले भी, वो लोग जनरली वो भी झगड़ा नहीं लेना चाहते हैं। उनको क्यों अपनी जान की पड़ी है? तो उनको बस होता है कि शांति से हो जाए, कुछ हल्ला ना। और जो काउंटिंग होती थी तो उसी के निकलेंगे 500 वोट्स। पूरे के पूरे कंप्लीट। हाँ, मतलब जो भी, क्योंकि वो तो पूरा लूटेड है वो बूथ। ज्यादातर इलेक्शन ऐसे ही जीतते हैं तो लोग, जो जिसकी ज्यादा बाहुबल है, जो ज्यादा बूथ लूट पाया, वो जीत गया। बिहार के टॉप 5 बाहुबली कौन कौन रहे हैं इस दशक में? बहुत रहे हैं। मैंने शहाबुद्दीन का नाम लिया, है ना। और बहुत ग्रेनेड क्रिमिनल गैंगस्टर, आईएसआई से लिंक्स थे, इनफैक्ट पाकिस्तान की आईएसआई से। एक डीजीपी वहां पे थे, डीपी ओझा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया था ये गवर्नमेंट को कि उनके यहाँ से जब वेपन्स पाए गए थे, उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाग थे। और जिस प्रकार के वेपन्स मिले थे उसमें नाइट विजन गॉगल्स थे, लेजर गाइडेड गन्स थे, जो सिर्फ आर्मी के पास हो सकते हैं, आर्मी के लिए ऑथराइज यूज के लिए होते हैं, वैसे गन्स घर से मिले थे। तो बहुत अ, अ, पप्पू यादव है जो अभी भी एक्टिव है, इनफैक्ट पप्पू यादव। पप्पू यादव का अपना आतंक था अपने क्षेत्र में। एक आनंद मोहन, इनफैक्ट जो फिर डीएम की हत्या में, वही जो मैं बता रहा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या में, फिर उन्होंने करीब, मुझे लगता है 14 वर्षों तक सजा काटी है। सुरेंद्र यादव अगर आप मगध के क्षेत्र में देखेंगे तो है। ब्रिज बिहारी प्रसाद, बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब लंबी फेहरिस्त है। जैसे लालू चारा घोटाले में जेल गए, अभी लैंड फॉर जॉब्स में उनकी पूरी फैमिली फंसी हुई है। लैंड फॉर जॉब्स में चार्जशीट दाखिल हो गई है। क्या है, क्या केस है वो? लैंड फॉर जॉब्स केस है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपीए 1 की सरकार थी, कौन से साल का? 2004 से। 2004। ओके। तो मनमोहन सिंह जी की जो पहली सरकार थी, उसमें रेल मंत्री थे। तो रेल मंत्री रहते हुए उन पे इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ग्रुप डी की नौकरियां, जो चपरासी और उस तरह की नौकरियां होती है, ग्रुप डी की सफाई करने की नौकरियां, उन नौकरियों पे रखा, और उसके बदले में उन्होंने उन लोगों की जमीन अपने यहाँ लिखवा ली। तो ऐसे करीब करीब टोटल एस्टिमेट है कि अभी लालू परिवार के पास करीब 141 लैंड के प्लॉट्स हैं, पूरे लालू परिवार के पास। और करीब 30 फ्लैट है उनके पास, और 6 बंगलो है। और उनमें से बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे लोगों से लिखवाई गई है जो खुद बीपीएल थे, मतलब वो लाल कार्ड है उनका। और उनको नौकरी दी गई रेलवे में। इनफैक्ट उनके फोटोज है घर के, कच्चा मकान है उनका खुद का घर का, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन दान में दे दी है लालू परिवार को। तो किसी ने तेज प्रताप के नाम से, किसी ने तेजस्वी के नाम से, किसी ने राबड़ी के नाम से, किसी ने मीसा के नाम से गिफ्ट्स करती है सारी जमीनें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट लालू जी ने उसी यूपीए 1 में अपने पार्टी से मिनिस्टर बनाया था, कांति सिंह एक लेडी थी, पॉलिटिशियन। कांति सिंह ने भी जमीन उनके दोनों बेटे के नाम से लिखी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम से। फिर राबड़ी देवी जी के नाम से भी जमीन लिखी, मिनिस्टर बनने की एवज। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इन्होंने जमीनें लिखवा ली नौकरियां देने के लिए। और लैंड फॉर जॉब्स में चार्जशीट दाखिल हो गई है, और उनके परिवार के ये चारों पांचों लोग दोषी हैं सर। लालू प्रसाद यादव के पीछे भी कोई था कभी साथ? यार लालू प्रसाद यादव ने ये सारा गुंडा राज खुद फैलाया। नहीं, जब वो राइज कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन में थे। क्योंकि देखिए वो, पर पीछे कोई नहीं था। नहीं, क्योंकि वो समाजवादी आंदोलन से आते हैं, जेपी आंदोलन से निकल कर आए। तो बहुत सारे नेता थे जो एक साथ निकल के आए, है ना। तो कर्पूरी ठाकुर एक बहुत प्रतिष्ठित नेता आते हैं वहां से भी, बिहार से। तो कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं, सब कुछ है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने सपोर्ट कर दिया, और नीतीश कुमार इनके साथ रहे, काफी काफी सपोर्ट में रहे, क्योंकि सब चाहते थे, और उनको दिखता था कि लालू थोड़ा ज्यादा वोकल है, बोलने का बहुत पॉपुलर बड़ा बेनिफिट मिला है ना। बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है।
पॉपुलर हैं, वोकल हैं, लोगों को जमा कर पाते हैं, बोल पाते हैं, तो ये नेता की तरह हम इनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने साथ दिया, रामविलास पासवान साथ थे, बहुत लोगों ने साथ दिया, इसीलिए लालू वहाँ तक पहुँच पाए चीफ मिनिस्टर घोषित। लेकिन जब एक बार वहाँ पे वो पहुँच गए, उसके बाद फिर जो उनका एक दूसरा रूप सामने आया, तो उसके बाद फिर बाकी लोग आप देखिए अलग भी होते गए धीरे-धीरे, और जो जिन लोगों ने उनको वहाँ तक पहुँचाया था, वही सारे लोग अलग हो गए। लेकिन नहीं, मतलब इसके लिए हमने आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। ओके। आप छत्तीसगढ़ में इलेक्शन मैनेज करते हैं। झारखंड। झारखंड में सब थे। मुझे एक चीज पूछनी है, बीजेपी को अगर ऑल ओवर स्टेट का, चलो ठीक है, स्टेट की कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, बट जनरली बीजेपी को मुस्लिम के वोट्स आते हैं? बहुत कम। लाइक परसेंटेज वाइज अगर मान लो 100 वोट है, पर कितने आ सकते हैं? नहीं, परसेंटेज डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि वो कभी आप वोट काउंट से निकल के आता नहीं है। हम्म, उसका कोई डेटा है नहीं, हम्म, राइट? लेकिन जनरल परसेप्शन है और जनरल अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि कम वोट्स आते हैं बाकी पार्टियों के कंपैरिजन। ओके। इलेक्शन की ट्रैकिंग कैसे होती है? बिकॉज आप मैनेज करते हो, जो हर चीज एक पैरामीटर डिसाइड होगा, पहले से प्लान होगा हम्म, कि कोई भी इलेक्शंस खराब ना हो, कोई भी बिल्कुल इलेक्शंस में बिल्कुल। किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। कैसे करते हो? तो इलेक्शंस देखिए, आप बीजेपी जो पार्टी है वो इलेक्शंस की तैयारी इलेक्शन के समय नहीं करती है, उसके बहुत पहले से करती है। हम लोग हमेशा इलेक्शन की तैयारी करते हैं। तो इलेक्शन के कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल पहले ही आप समझ लीजिए इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है बीजेपी का, जिसमें जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में एक टीम है, पूरी प्रॉपर फॉर्म टीम है, उसमें सबके अलग अलग पोजीशंस आपको दिखते हैं। ऐसी स्टेट में टीम्स होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, ब्लॉक में होती है, फिर पंचायत में होती है, फिर बूथ में भी कमिटीज होती है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और आप जब इसके नंबर्स देखने लगेंगे, तो ये सारे लोग करीब 5 लाख, पता चला आपके ऑफिस बेरर्स है, बूथ तक आप चले जाएंगे तो। कार्यकर्ता तो छोड़ ही दीजिए, ऑफिस बेरर्स आपको पता चला कि 5 लाख है। तो इन 5 लाख लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा एक्टिव हो, इंगेज्ड हो, आप सबसे बात कर पा रहे हो, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हो आपको, वो पूरा इंगेज करके रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए पार्टी को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ अगर इलेक्शन के समय एक्टिव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट? तो वो पूरा एक्टिव हो। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन थोड़ा नजदीक आता है, क्या नैरेटिव होने वाला है, अगर हम सरकार में हैं तो सरकार की क्या सक्सेस है जिसको हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, अगर हम विपक्ष में हैं तो क्या सरकार की नाकामियां हैं जिसको हम जनता तक लेके जाएंगे, हम अगर सरकार में हैं तो क्या हमारे प्रोमिसेस हैं, क्या नैरेटिव बनाना है हमें, क्या स्लोगन्स जाने चाहिए, लोग किस मुद्दे से करेक्ट करेंगे, ग्राउंड सर्वेस करते हैं हम, कौन से कैंडिडेट्स कौन विनेबल हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वहाँ किसी पार्टी से कोलिशन करने की जरूरत है क्या, बहुत सारे। फिर जैसे जैसे और इलेक्शंस नजदीक आते हैं, आप हर छोटी छोटी चीज के लिए एक टीम बना देते हो, हर चीज को वो लोग मॉनिटर कर पाए, है ना? जितनी भी एक्टिविटीज है, अगर हमारे प्रचार वाहन चल रहे हैं तो उसको ट्रैकर मॉनिटर करने के लिए एक टीम है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उसके लिए एक टीम है, मीडिया में क्या हो रहा है उसके लिए एक टीम है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टीम्स फॉर्म होती है, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी रहती है। तो पूरा एक बहुत ऑर्गेनाइज, एक प्रकार से वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीनरी है। और सारी पार्टियां इन्फैक्ट करती है ज्यादातर चीजें, लेकिन हम जिस स्केल पे करते हैं, जितनी एफिशिएंसी से करते हैं, जितना एंगेज होके करते हैं, वो शायद कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, राइट? Okay. और हर बार जब भी कहीं चुनाव होता है तो एक स्टेट में चुनाव होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरे देश से, हर जगह से कुछ कुछ कार्यकर्ता वहां पे जाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना? बड़े बड़े नेता हमारे छोटे छोटे एरियाज में काम करते हैं, जमीन पे उतर के काम करते हैं, तो उसको आप कभी नहीं बीट कर पाओगे। कभी आपने, बिकॉज यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन बिहार, वहां की पब्लिक से, जनता से कभी बात करिए, वो लालू प्रसाद यादव को लेके क्या उनकी मेंटेलिटी है, क्या सोचते हैं? बिकॉज लेट्स एग्जांपल, मैं यूपी से बिलोंग करता, अब मैं अगर किसी के साथ बैठा हूं तो मैं बात करूंगा कि स्टेट लाइक क्या मेरे एरिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। बोल दो सब अपने एरिया का देखते हैं कि अब लेट्स एग्जांपल वी आर सिटिंग इन गुड़गांव, ठीक है, कि एक्सटेंशन रोड पे ये सारी चीजें हो रही है, एसपीआर रोड पे ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वहां की पब्लिक इतना 2090 से लेके 2000 सॉरी 1990 से लेके 2005 तक का टिकट देखने के बाद वो अभी भी समर्थन देते हैं लालू प्रसाद यादव को? या कुछ कुछ देखो, कुछ कट्टर लोग हो सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी वो नहीं छोड़ रहे, बट नॉर्मली एक
लोगों का प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। चीजें कंटिन्यूअसली देखते हुए आ रहे हैं, आप क्राइम देखते हुए आ रहे हो, आप किडनैपिंग देखते हुए आ रहे हो, आप एक सत्ता को एक ऐसे गुंडा राज की तरह देखते हुए आ रहे हो। तो आपने कभी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है लोगों का? हाँ, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो नहीं, बहुत सारे लोग जिन्होंने देख लिया है तो वोट नहीं करते हैं, राइट? वो डरते हैं, उनको पता है कि अगर वो वापस या वो उस रास्ते जाना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अब बिहार में क्या है ना, या देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा नहीं है, बहुत जातिगत वोटिंग होती है। तो जो उनके कास्ट के लोग हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग समर्थन अभी भी उनको मिलता है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट उनका नंबर है, करीब 14% है वो पूरी जनसंख्या के। जो मुस्लिम्स हैं वो करीब 16-17% है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग समर्थन उनको मिलता है। तो अब इनको जोड़ लीजिए तो करीब 30-32% लोग हैं। तो इतना बड़ा चंक ऑलरेडी उनको वोट करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसलिए अभी भी उनको सिग्निफिकेंट वोट आ जाता है। लेकिन हाँ, बाकी लोग फिर उनको वोट नहीं करना चाहते, और इसलिए आप देखेंगे कि वो सत्ता में आने के लायक वोट नहीं ला पाते हैं। तो डिफरेंस वहां आ गया है कि अब जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि ना ना, इनको तो वोट नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे। तो वोट प्रतिशत घट गया है, लेकिन अभी भी वो बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है, क्योंकि इतना बड़ा चंक का वोट अभी भी उनको मिलते रहता है। मेरा लास्ट सवाल जी। पीओके लेना चाहिए? नहीं, कॉमन भारतीय की तरह आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल, मतलब मुझे तो नहीं, खुशी आई होगी। जस्ट नीड अ विदाउट फिल्टर, बिकॉज अभी हम कश्मीर से ही टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो कि हाँ। हम एक और बच्चा गोद ले रहे हैं। नहीं नहीं, सो अगेन, हाँ, मतलब ये बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल है शायद। चलो मतलब ठीक है, लेट्स एग्जांपल, मैं बड़ा एक कॉमन बंदा हूँ, ठीक है, मुझे उतना नहीं नॉलेज है, ठीक है, आप पॉलिटिक्स में हो, आप देख रहे हो सारी चीजें, ठीक है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? नहीं, मतलब मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो कि भारतीय के तौर पर अगर पीओके अपने साथ आ जाए, क्योंकि हमारे देश का हमेशा स्टैंड रहा है कि कश्मीर हमारा है भाई, बिल्कुल है। है ना? और वो पूरा कश्मीर हमारा है, मतलब हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें तो कोई दो आज राय नहीं तो कल वो हमारा है। बिल्कुल। लेकिन सरकार के तौर पर कि स्टेज पर जब आप सोचने को जाएंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, और उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जो अब तक पहुंचती भी नहीं है इनफैक्ट। जैसे पहुंचने भी नहीं चाहिए बाय द वे, वैसे पहुंचनी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। जैसे पहलगाम में जो हुआ उसकी जानकारी हमें है, लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के और टेरर अटैक्स होने वाले होंगे जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया होगा, जो हमें पता भी नहीं चला होगा। वो सिर्फ सरकारी अराव को पता होगा। हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता थी, जिस दिन हमारे लिए वो ड्रिल स्टार्ट करी थी, वो पाकिस्तान में रात को ड्रिल हो गई। वो पता था हमको। करेक्ट। हाँ। तो इसलिए जो जब इस प्रकार के डिसीजंस होते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। आपका खुद, आपकी सेना, आपकी इकोनॉमी, दूसरे देश, पाकिस्तान, चाइना, इतनी सारी, प्लस क्या बातचीत हुई है दोनों देशों में, दूसरे पूरा वर्ल्ड ओवर क्या व्यू चल रहा है, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप लेने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा वॉर खिंचेगा, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि इन केसेस में मुझे लगता है कि आपको सिंपली आंख बंद करके कह देना चाहिए, भाई मुझे अपने सेना और सरकार पे भरोसा है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनका भी मकसद वही है जो आपका हमारा है। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि सेम है। क्योंकि सरकार में बैठा और सेना में बैठा व्यक्ति हमसे ज्यादा चाहता है कि कश्मीर वो ले ले पीओके। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी वो अपॉर्चुन मोमेंट शायद होगा, वो एक्ट करने वाले पहले होंगे, हमसे भी पहले। तो इसलिए इन केसेस में विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन सिंस वी हैव, तो डिसाइड करना हमारे लेवल्स पे, न्यूज चैनल के लेवल पे बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसके हिसाब से हमें लगता है उन्होंने जो भी किया सबसे बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया होगा। ठीक है, लास्ट में कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो बता सकते हो मेरे को आप। नहीं, ठीक, ऑल गुड। बाकी जाते जाते मेरी तारीफ कर दो। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। सेम और I wish you the best. I hope your channel grows like anything. And lovely talking to you. Thank you again. थैंक यू सो मच। Thank you.